नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल रिजल्ट बिंदु पर। आज हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उसका डिस्कस भी करेंगे दोस्तों, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी, कब आयोजित की गई थी दोस्तों? तो आपके ऑप्शन निम्न है: 9 दिसंबर 1946, 8 मार्च 1945, 26 जनवरी 1948 और 7 दिसंबर 1947। तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा की बैठक जो की गई थी वो 9 दिसंबर को की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को किया गया था दोस्तों। यह जो किया गया था तो इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो सबसे बुजुर्ग सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। परंतु फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था इसका अध्यक्ष। और उसके बाद 13 दिसंबर को नेहरू जी ने प्रस्ताव सबको रखा था इसमें, बट इसकी अध्यक्षता जो की गई थी, प्रथम बैठक जो हुआ था संविधान सभा का, वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था दोस्तों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सार्क एक संगठन है दोस्तों जिसका मुख्यालय काठमांडू में, नेपाल के काठमांडू में। इसमें देशों की संख्या कितनी है? 4, 7, 5 या 8? तो सार्क संगठन में 8 देश आते हैं दोस्तों। 8 देश: मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। गिन लीजिएगा दोस्तों, ये 8 देश हैं। 8 देश सार्क देश में आते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो जनरल ओ डायर, जानते हैं हम सभी दोस्तों कि जनरल ओ डायर जो थे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। यही ओ डायर है दोस्तों जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली की बौछार करा दी थी, गोलियों की बौछार कराई थी। तो इसमें पूरा का पूरा ये बहुत सारे भारतीयों को इसमें मारा था दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि जलियांवाला बाग बहुत ही हम सभी को लिए बहुत ही खराब दुर्घटना रहा ये। तो इस घटना को देखा था, इस घटना के बारे में जाने थे। आपके ऑप्शन जो है भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उधम सिंह जी। तो ओ डायर की हत्या यहाँ हमारे देश में नहीं की गई थी। हमारे देश के बाहर ब्रिटेन में ही जाकर उधम सिंह जी ने जनरल ओ डायर की हत्या कर दी थी वो, क्योंकि वो इस हत्याकांड का बदला लेना चाहते थे। वो एक बहुत ही जोशीले क्रांतिकारी थे, इसलिए वो उसके देश में घुसकर खुद उसे गोली मार दिया दोस्तों। ये गजब की बहादुरी थी उनकी उस समय। तो अतः हमारा कौन सा आंसर सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट आंसर है कि ये जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह जी ने जनरल डायर की हत्या की थी। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो हम जानते हैं दोस्तों कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय हर स्थान से अलग अलग जगह से अलग अलग लोग इसका विद्रोह कर रहे थे। अलग अलग क्रांतिकारी सब विद्रोह कर रहे थे, जिसमें से लखनऊ की बात कही गई है यहाँ। तो ऑप्शन तात्या टोपे है, हजरत महल और वीर सावरकर जी और कुंवर सिंह जी हैं। तो लखनऊ में जो इसका विद्रोह किया गया था दोस्तों वो हजरत महल के द्वारा किया गया था, बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था, जिसको आगे चल के कैंपबेल ने दबा भी दिया। जबकि वीर सावरकर जी ने सेलुलर जेल में, वो इतिहास जेल पर भी लिखा है, इन्होंने 1857 को पहला इसे क्रांति स्वतंत्रता सेनानी का सबसे पहला क्रांति भी कहा था ये वीर सावरकर जी ने, बीडी सावरकर जी ने। तो लखनऊ में 1857 की क्रांति का विद्रोह किसने किया दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों के द्वारा निर्मित होता है दोस्तों? तो हम जानते हैं कि विश्व का पूरे संसार में सबसे बड़ा जो डेल्टा है दोस्तों वो सुंदरवन का डेल्टा है।
यह जो निर्मित करने वाली नदी है वो ब्रह्मपुत्र तथा गंगा। ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदी मिलकर सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है और इस डेल्टा में, इस क्षेत्र में मैंग्रोव वृक्ष की अधिकता है दोस्तों। क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव हृदय का औसतन वजन कितना होता है। आपके ऑप्शन निम्न प्रकार के हैं: 200 ग्राम, 300 ग्राम, 390 ग्राम, 240 या 255, यहाँ कुछ ऑप्शन हैं। तो जानते हैं कि मानव हृदय का औसतन वजन जो होता है दोस्तों वो लगभग 300 ग्राम के आसपास होता है। थोड़ा इधर उधर होता है बट यहाँ पर औसतन वजन का बात कहा गया है, इसलिए मानव हृदय का वजन 300 ग्राम का होता है। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। आपके ऑप्शन निम्न है कि जोहान्स पुरकिंजे ने, रॉबर्ट हुक ने, ग्रेगर मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रतिपादन जो किया था वो किए थे पुरकिंजे साहब ने। पुरकिंजे साहब ने कोशिका के अंदर में केंद्रक होते हैं, इसके बीच में केंद्रक और कोशिका के बाहरी दीवार के बीच में जो द्रव भरे होते हैं दोस्तों, इसे ही प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इसे ही जीव द्रव कहते हैं, जीव द्रव। तो इसका प्रतिपादन पुरकिंजे साहब ने किया था। इसी जीव द्रव में पायरुविक एसिड टूटता है दोस्तों और ये आगे चल के एटीपी का माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। चलिए दोस्तों, ग्रेगर मेंडल हम लोग जानते हैं कि उन्होंने अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। अनुवांशिकता के बारे में ग्रेगर मेंडल साहब ने बताया था, जबकि रॉबर्ट हुक ने इस पूरे कोशिका का ही खोज किया था। कोशिका का सबसे पहला खोज किसने किया था? कोशिका का खोज पुरकिंजे साहब ने किया था। उसके बाद चार्ल्स डार्विन ने, तो चार्ल्स डार्विन ने इनकी एक पुस्तक है और द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक है चार्ल्स डार्विन। अब दोस्तों आगे के प्रश्नों को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है, मतलब कि पशुओं में ये उत्तक नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन है वो? पेशी उत्तक, त्वचीय उत्तक, संयोजी उत्तक और मेरिस्मेटिक उत्तक। तो दोस्तों पेशी उत्तक हम लोग भी पशु में ही गिनती होते हैं, तो पेशी उत्तक है हमारे में। संयोजी उत्तक जो कि रक्त और हड्डी होते हैं दोस्तों, और त्वचीय उत्तक त्वचा भी है हमारे में, मांसपेशी भी है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ए नंबर, मेरिस्मेटिक उत्तक। ये सिर्फ और सिर्फ पादप में पाए जाते हैं दोस्तों। यह उत्तक किस में पाए जाते हैं? पादप में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों को देखते हैं हम लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है और यह पहली बार कोलकाता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था और यह 52 सेकेंड में गाया जाता है दोस्तों। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता विषम नारायण जी कर रहे थे। कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता विषम नारायण जी कर रहे थे और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रगान को गाया गया था। और हमारे राष्ट्रगान को आप सभी जानते हैं दोस्तों कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। चलिए दोस्तों अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था। तो चौरी चौरा कांड जब असहयोग आंदोलन चल रहा था दोस्तों, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरुआत किया था 1920 में। तो यह लगभग 2 साल चला। 2 साल चला। 2 साल फरवरी में 5 फरवरी में उत्तर प्रदेश का एक जगह है दोस्तों चौरी चौरा, वहाँ पर यह आंदोलन बहुत उग्र हो गया था। यहाँ पर एक थाने में वहाँ के सैनिकों को लोगों ने आक्रोश में आकर फूंक दिया था, तभी इस आंदोलन को गांधी जी ने वापस भी ले लिया था आगे चलकर। तो यह जो कांड हुआ था यह कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। अतः हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं हम लोग सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के जो संस्थापक है वो हमारे गुरु नानक साहब हैं। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक हैं
उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, मृत्यु भी पाकिस्तान में ही हुई है। बट हमारे भारत देश में सिख धर्म को बहुत ही अच्छे से पूजा जाता है, मानते हैं। सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु हुए थे इसके दोस्तों। तो गुरु गोविंद साहब का जन्म पाकिस्तान में हुआ था और वही सिख धर्म के संस्थापक हुए दोस्तों। अब आगे के कुछ प्रश्नों को देखते हैं कि पुरातात्विक स्थल सुतकोटिता यह किस स्थान पर स्थित है या किस राज्य में स्थित है दोस्तों। आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, पंजाब, गुजरात। तो सुतकोटिता एक बंदरगाह था दोस्तों। लोथल और बंदरगाह जो कि सिंधु सभ्यता के बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, यह किस राज्य में है। तो आप भी जानते हैं दोस्तों कि लोथल गुजरात में है। तो सुतकोटिता भी स्थान गुजरात में है दोस्तों। यह हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था दोस्तों। अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों कि भारत में सजदा प्रथा किसने शुरू की थी। देखिए दोस्तों, 2 प्रथा था, एक सजदा कह लीजिए या सिजदा, कहीं कहीं सिजदा भी देखने को मिलता है, और एक प्रथा इसके साथ साथ और भी चलाया गया था, पैबोस। ये दोनों प्रथा। ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन और एक रजिया सुल्तान। तो सिजदा तथा पैबोस प्रथा को चलाने वाला जो शासक था वो बलबन थे। बलबन किस वंश के? तो बलबन गुलाम वंश के। गुलाम वंश का शासक बलबन ने इस सजदा तथा पैबोस को चलाया था। देखिए दोस्तों, ये सजदा प्रथा था क्या। तो इसमें जब ये बलबन जब शासक बना इस गुलाम वंश का, तो उसने अनिवार्य कर दिया था अपने सैनिकों के लिए अपने राज्य में कि जब भी आप हमें देखें, अर्थात राजा को जब देखेंगे, तो आपको झुककर सलाम करना है दोस्तों। यही था सजदा। और पैबोस क्या था कि झुककर आपको पैर छूकर प्रणाम करना है दोस्तों। पैर छूकर सजदा करना है, उनके झुककर उनके कदमों को चूमना है। और सिजदा सिर्फ झुककर सलाम इस तरह से हुआ करता था। तो लोग इसका बहुत विरोध किए थे दोस्तों। तो इस विरोध के कारण वो बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति भी बाद में चलकर अपनाया। हम भी जानते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी। तो बलबन ने अपनाया था, जो कि गुलाम वंश का एक शासक है। चलिए दोस्तों, अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे। आपके ऑप्शन निम्न प्रकार के हैं: सरदार पटेल जी, माउंटबेटन, बी आर अम्बेडकर जी और सी गोपालाचारी साहब। तो देखिए, यहाँ पर 2 तरह के प्रश्न में बच्चे फंस जाते हैं कि एक रहता है स्वतंत्र भारत सीधा, और एक रहता है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय। देखिए, हमारा देश स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हुआ था। तो उसमें सबसे पहले गवर्नर जनरल जो थे वो माउंटबेटन थे। कौन थे दोस्तों? माउंटबेटन थे। लेकिन अगर ये आ गया तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा हमारा? माउंटबेटन। लेकिन अगर भारतीय लग जाएगा दोस्तों, ध्यान रखें कि अगर भारतीय लग गया तो हमारा आंसर माउंटबेटन नहीं होगा दोस्तों। अगर भारतीय लग गया तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? सी गोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ए। बट यहाँ पर हमारा कौन सा जवाब सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल यही थे। चलिए दोस्तों, अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। ये सारे प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए सिर्फ इस क्वेश्चन के अलावा भी जो बताया जाता है आप उसको भी थोड़ा सा इन बातों पर ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो हम जानते हैं दोस्तों कि 26 जनवरी को अभी वर्तमान में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन कहा गया है कि भारत में
1947 से पहले, हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उससे पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो आपका ऑप्शन है शहीद दिवस। हम लोग जानते हैं कि शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस तो हम लोग को पता ही दोस्तों। संविधान दिवस या गणतंत्र दिवस, इसमें से क्या कहा जाता था 26 जनवरी को 1947 से पहले? तो देखिए दोस्तों, सन 1929 31 दिसंबर इस यहाँ पर हुआ था दोस्तों लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन हुआ था दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसमें सबसे खास बात इसमें ये पूछा जाता है दोस्तों कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो 1929 के अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में की गई थी दोस्तों। और 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो इससे संबंधित कुछ रोचक तथ्य है दोस्तों, वो जान लेते हैं कि रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने जब झंडा फहराया था, तो इसके उपलक्ष्य में 26 जनवरी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था इसे दोस्तों। कांग्रेस की तरफ से 26 जनवरी 1930 में 31 दिसंबर को तो ये किया गया था। तो बस अगले ही 26 तारीख को, ये तो दिसंबर समाप्त हो गया दोस्तों, 26 तारीख को कांग्रेस की तरफ से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। बट दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, 15 अगस्त, क्योंकि 1947 में हमारा देश इसी दिन को आज़ाद हुआ था। अब बताइए दोस्तों कि 2 दिन तो हम लोग आज़ादी दिवस नहीं मना सकते हैं, स्वतंत्रता दिवस नहीं मना सकते हैं दोस्तों, लेकिन मुख्य रूप से हमारा देश जो आज़ाद हुआ था वो तो 15 अगस्त को हुआ था। 26 जनवरी को इसे किस रूप में मनाया गया? स्वतंत्रता दिवस के रूप में उस दिन मनाया गया था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कि 15 अगस्त को तो मुख्य रूप से आज़ाद हुआ है, लेकिन 2 दिन हम लोग मना नहीं सकते हैं। तो हमारा संविधान जो बनकर, इसे कांग्रेस ऐसे नहीं जाने दिया दोस्तों, इस मुख्य दिन को ऐसे नहीं जाने दिया कि जब हमारा संविधान तैयार हुआ था तो हमारा संविधान नवंबर में ही तैयार हो गया था और आंशिक रूप से लागू भी हो गया था सन 1949 को। नवंबर सन 1949 को हमारा संविधान लागू भी हो गया था आंशिक रूप से, परंतु इसे 2 महीने के लिए रोक दिया गया पूर्ण रूप से लागू करने के लिए। हमारे देश में गणतंत्र दिवस या गणतंत्र को लागू करने के लिए 2 महीना रोक दिया गया। और इस दिन को, जिस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था आज़ादी से पहले, इसी दिन को भारत में पूर्ण रूप से गणतंत्र को लागू कर दिया गया। इसलिए अब वर्तमान में हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं दोस्तों, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं दोस्तों। तो यही थी कहानी कि 26 जनवरी को 1947 से पहले किस रूप में मनाया गया था। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं करवाया था? अकबर ने अपने काल में बहुत चीज़ों का निर्माण कराया था दोस्तों। तो उसमें से यहाँ पर पूछा गया कि किस चीज़ का निर्माण नहीं कराया गया था। ऑप्शन है आपके फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा, दिल्ली का जामा मस्जिद और आगरा का किला। तो हम जानते हैं दोस्तों कि आगरा का किला, लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था दोस्तों। फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी अकबर ने कराया था और यहाँ पर आगे चलकर राजधानी भी बनाया था उसने। और गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। यहाँ दिल्ली का जो जामा मस्जिद है वो अकबर नहीं बल्कि अकबर के पोते शाहजहां ने करवाया था, दिल्ली का जामा मस्जिद, जिसमें मोती मस्जिद औरंगजेब ने भी बनवाया है। तो दिल्ली का जामा मस्जिद अकबर ने नहीं बनवाया है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है जो अभी हाल ही में वर्तमान जो अभी 2022 में ग्रुप डी का जो परीक्षा लिया गया है उसमें ये प्रश्न पूछा भी गया है दोस्तों कि भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइए। ये अभी हाल ही में 2022 के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो ऑप्शन है आपके बैरन द्वीप, रॉस द्वीप, नील द्वीप, सेंटिनल द्वीप।
तो हमारा एकमात्र जो है वो दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी है। हालांकि 2 ज्वालामुखी है भारत में, परंतु अब एक मृत हो चुका है। तो अभी जो सक्रिय द्वीप है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, वो है हमारे बैरन द्वीप। बैरन एवं नरकोंडम ये भारत के 2 मुख्य ज्वालामुखी हैं। भारत के 2 ज्वालामुखी बैरन एवं नरकोंडम, जिसमें से बैरन जो है, जिसमें से बैरन ज्वालामुखी है वो अभी वर्तमान में सक्रिय है दोस्तों, जो कि यही प्रश्न पूछा भी गया था। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, ये सभी परीक्षाओं के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डुरंड रेखा किन देशों को विभाजित करती है? तो ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और भारत, नेपाल। तो दोस्तों डुरंड रेखा, तो पहले जब अखंड भारत था, पहले दोस्तों जब अखंड भारत था तो इधर देखिए दोस्तों, ये भारत यहाँ तक था, पूरा अफगानिस्तान तक हम लोग जानते हैं। तो उस समय डुरंड रेखा जो खींचा गया था, डुरंड जी ने एक भारत और उधर अफगानिस्तान के बीच खींचा था। परंतु वर्तमान में जो ये डुरंड रेखा हो गया, ये पाकिस्तान तो हमारे देश से अलग हो चुका है, तो इसलिए वर्तमान में कहा जाएगा कि डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। परंतु अगर यह प्रश्न आता है दोस्तों कि डुरंड रेखा जब खींचा गया था तो वो उस समय किस 2 देशों के बीच खींचा गया था, तो उस समय हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं लगाएंगे। उस समय ऑप्शन में जो दिया रहेगा और यही दिया हुआ रहेगा कि भारत और अफगानिस्तान। परंतु वर्तमान में यह किन 2 देशों के बीच हो जाएगा दोस्तों? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा मौजूद है। अब इधर चीन पड़ता है दोस्तों, इस इलाके में इधर चीन है। तो चीन और भारत के बीच कौन सा रेखा है? तो चीन और भारत के बीच हम जानते हैं, चीन और भारत को जो रेखा अलग करती है वो है दोस्तों मैकमोहन रेखा। वो है दोस्तों मैकमोहन रेखा। अक्सर परीक्षाओं में देखा जाता है दोस्तों। तो मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को अलग करती है दोस्तों? भारत और चीन। परंतु इसमें एक खास बात है दोस्तों कि ये मैकमोहन रेखा जो इस्तेमाल की जाती है, अगर डीप में इसके जाते हैं हम, तो ये केवल इधर अरुणाचल प्रदेश वाला जो इलाका है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो इलाका है उधर के लिए ही मैकमोहन रेखा का नाम यूज किया जाता है। अदरवाइज इधर नेपाल है, इधर नेपाल वाला, तिब्बत वाला एरिया जो इधर अलग करता है भारत और चीन को, इधर भारत और चीन सीमा रेखा ही कहा जाता है दोस्तों। इधर के रेखाओं को हम मैकमोहन रेखा नहीं कहते हैं। मैकमोहन रेखा सिर्फ इधर अरुणाचल प्रदेश असम वाला जो इलाका है इधर, उधर के ही इस रेखा को मैकमोहन कहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने जो जितने भी प्रश्नों को देखा वो हमारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि इनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।